A very beautiful morning to all of you. Hi, this is your Tanvi Miss. Students, हमने आपके प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा चोला डायनेस्टी के बारे में। हमने पढ़ा कैसे चोला डायनेस्टी एस्टैब्लिश हुई, वो किस चीज के लिए फेमस थी। आपको पता है वो स्कल्पचर्स के लिए वर्ल्ड फेमस थी। और हमने पढ़ा एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन सिस्टम के बारे में। अब हम पढ़ेंगे द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर। ठीक है, अब हम जा रहे हैं चोला एम्पायर की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कैसी थी, वो कैसे काम करते थे, तो हम ये सब पढ़ेंगे। तो क्या होता है उर क्या होता है, यानी कि सेटलमेंट्स ऑफ पीजेंट्स, मतलब किसानों की बस्ती हुआ करती थी, उसे उर कहा जाता था। इसी तरह हम अगर आसपास के सारे पीजेंट्स यानी कि उर को मिला लिया जाए तो जो उन पीजेंट्स का सर्कल बनता था उसे कहा जाता था नाडू। ठीक है, नाडू मतलब ग्रुप ऑफ विलेज। और ये जो उर थे ये काफी अमीर हो चुके थे, काफी प्रॉस्पेरस हो रहे थे, काफी ग्रो हो रहे थे, क्योंकि एग्रीकल्चर में जो इरिगेशन था वो काफी अच्छी क्वालिटी का था। लोगों की जो जमीन थी वहां पर पानी अच्छे तरीके से पहुंच रहा था, इस वजह से लोग अच्छे फसल उगा पा रहे थे। तो ये था बेसिक स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन का, जिसमें हो गया उर। ये एक तरीके से गांव कह सकते हैं, और इस तरह से बहुत सारे उर को मिलाकर बनता था, एक बड़ा यूनिट बनता था जिसको कि नाडू कहा जाता था। और जो विलेज काउंसिल होता था उसके बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन होते थे, जैसे कि जस्टिस प्रोवाइड करना या टैक्स कलेक्ट करना। तो अब आगे देखें बच्चों, तो जो नाडू थी यानी कि गांव से ऊपर का जो स्ट्रक्चर था एडमिनिस्ट्रेशन का, उसमें नाडू में जो विल्लाला कास्ट के अमीर किसान थे, ठीक है, जो ये विल्लाला कास्ट के जो अमीर किसान थे उनको काफी अच्छी मात्रा में ताकत हासिल थी, उनका काफी अच्छा कंट्रोल था। और जो चोला वंश के राजा थे वो कई बार जो अमीर लैंड ओनर्स थे उनको टाइटल दिया करते थे। क्या टाइटल दिया करते थे? मुवेंत वेलन, यानी कि ऐसे किसान या पीजेंट जिन्होंने 3 किंग्स को सर्व किया हो, या फिर अरियार, वो चीफ होते थे। तो ये जो टाइटल हुआ करते थे तो ये एज अ रिस्पेक्ट दिया जाता था, या फिर उनको इंटरेस्ट दिया जाता था जो सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि जो चोला वंश का केंद्र शासन था उसमें कई बार उन्हें इम्पोर्टेंट ऑफिस भी दिया जाते थे। तो इस तरीके से ये लोग जो थे नाडू के लेवल पर बहुत काम किया करते थे, या फिर इनका बहुत कंट्रोल हुआ करता था। और फिर बच्चों क्या हुआ करता था, जो ब्राह्मण्स थे उनको काफी बार लैंड ग्रांट्स मिलते थे या ब्रह्मदेया मिलता था। तो इसका रिजल्ट ये होता था कि जो ब्राह्मण सेटलमेंट थे वो कावेरी रिवर के पास आ गए, जो हर एक ब्रह्मदेव था उसको लुक किया जाता था, उस पे निगाह रखी जाती थी, या फिर उसके मैनेजमेंट जो था वो असेंबली या सभा द्वारा किया जाता था, जिसमें कि जो बड़े या फिर बड़े लैंड ओनर्स थे वो बैठते थे, यानी कि वो बैठकर पूरा मैनेजमेंट किया करते थे। ये जो असेंबलीज थी ये एफिशिएंटली काम किया करते थे, और इनके जो डिसीजन हुआ करता था उसको इंस्क्रिप्शन में डिटेल के साथ रिकॉर्ड किया जाता था, या फिर उनको टेम्पल की दीवार पर लिखा जाता था। और इसके अलावा ट्रेडर्स के जो एसोसिएशन थे जिनको नगर ग्राम्स के नाम से जाना जाता था, ये एक तरीके से जो टाउन्स यानी कि शहरों के जो फंक्शन थे उनको परफॉर्म करने में इन्वॉल्व होते थे, शामिल होते थे। अब हम बात करें तो उत्तर मरूर से जो इंस्क्रिप्शन मिले हैं या प्राप्त हुए हैं, उत्तर मरूर ये चिंगलपुट डिस्ट्रिक्ट में है जो तमिलनाडु में है, और ये एक डिटेल प्रोवाइड करता है
कि जो सभा था वो किस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड होता था, और जो सभा के अलग अलग तरह के काम होते थे, जैसे इरिगेशन वर्क को संभालने के लिए अलग सभा, गार्डन को संभालने के लिए अलग सभा, टेम्पल्स को संभालने के लिए अलग सभा बनती थी, और ऐसे सबके लिए अलग अलग सभा बनती थी। और उन अलग अलग सभाओं को संभालने के लिए कमेटी बनती थी, कमेटी फॉर इरिगेशन वर्क, टेम्पल्स, गार्डन्स एक्सेट्रा। इन कमेटी के हेड होते थे। कौन होते थे? कौन इंसान मेंबर बन सकते हैं, ये हम अब आगे पढ़ते हैं। ये इंस्क्रिप्शन पर लिखा गया था। सबसे पहले क्या है, जिस मेंबर को सभा का मेंबर बनना है उसके पास जमीन होनी चाहिए, और जमीन होने के साथ उसे टैक्स भी देना चाहिए। उनके अपने घर होने चाहिए, रेंटेड हाउस नहीं होने चाहिए, जिसको सभा का मेंबर बनना है। और उनकी जो एज है वो 35 टू 70 ईयर्स, मतलब 35 टू 70 ईयर्स के बीच में ही होनी चाहिए उनका एज ग्रुप। और उन्हें नॉलेज होनी चाहिए रिलेटेड टू रिलीजन, वेदास की नॉलेज होनी चाहिए, वो ऑनेस्ट होने चाहिए। तो ये कुछ क्राइटेरिया थे। अगर कोई एक बार एक कमेटी का मेंबर बन जाता है तो वो 3 साल में एक बार ही बन सकता है। मतलब जैसे मुझे गार्डन कमेटी का मेंबर बना दिया गया है, तो आने वाले 3 साल में मैं नहीं बनूंगी, तो 3 साल में एक बार ही मौका मिलता है, जैसे चुनाव में। अगर किसी ने अपना अकाउंट सबमिट नहीं किया है तो आप सभा के मेंबर नहीं बन सकते। अगर आपके रिलेटिव्स ने भी अकाउंट सबमिट नहीं किया है, मतलब टैक्स वगैरह नहीं दिया है, तो आप सभा के मेंबर नहीं बन सकते। तो आपको उसका भी ध्यान रखना पड़ता है। तो ये लोग इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं। पर आप अब मेंबर तो बन जाओगे, पर आप इलेक्ट कैसे होगे? तो इलेक्शन प्रोसेस समझते हैं। तो क्या होता है, आप नाम लिखेंगे पाम लीफ पर, और उस लीफ को अर्थनवेयर पॉट यानी कि मिट्टी के मटके में डाल दिया जाता था। फिर उनमें से एक टिकट निकाली जाती थी। कौन निकालता था वो टिकट? हर एक कमेटी का एक यंग बॉय जो होता था वो टिकट निकालता था। तो इस तरीके से ये प्रोसेस था। तो हमने आज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर के बारे में पढ़ा। अब हम कल पढ़ेंगे टाइप ऑफ लैंड। जैसे कि टाइप ऑफ लैंड में हम पढ़ेंगे जैसे कि जो ब्राह्मण्स हैं उनकी लैंड को ब्राह्मण दया कहा जाता था, और भी जो लैंड थी उनको क्या कहा जाता था। तो हम इन सब चीजों को नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।